जो है वो छोड़ा था। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बात करेंगे स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। अच्छा, डेली आ रही हो बेटा? ठीक है बेटा। अब हमें ये पता है कि ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था वो तो हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है। जो एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है कि जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, वो फ्लॉट है। और स्लॉट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ है स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम अब आपको पता है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ बर्फ रख दूँ तो अपने आप पिघल जाती है। आपको पता है पानी की जो वाष्प है वो कंटिन्यूस अपने आप बनती रहती है। जो अपना वाटर है वो वेपर होता ही रहता है, वेपोराइजेशन होता ही है, पानी की भाप बनती रहती है। या बर्फ पटक दो, बर्फ अपने आप पिघलती रहेगी। जो आपकी वाष्प है वो पानी में बदलती रहती है, पानी वाष्प में बदलता है और वाष्प अपने आप ही किस में बदलती है? पानी में। तो स्वतः प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं जो या तो अपने आप चलते रहते हैं या एक बार आपने चालू कर दिया तो फिर वो अपने आप होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कागज में आपने आग लगा दी तो फिर जितने भी कागज हैं वो अपने आप ही सारे के सारे क्या होते रहते हैं? जलते रहते हैं। एक पहाड़ी पर पत्थर है, यहाँ टॉप पे आपने एक बार हल्का सा इसको धक्का मार दिया, देन ये अपने आप ही नीचे आता रहता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो ये प्रक्रम स्वतः प्रक्रम है। अब कहानी ये चलने लगी कि आखिरकार स्वतः प्रक्रम होते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण रहा कि बर्फ को आप अगर यहाँ पटक दोगे तो वो बर्फ अपने आप पिघल जाती है? ऐसा क्या कारण रहा कि पानी की अपने आप वाष्प बनती है? या ऐसा क्या कारण रहा कि एक कागज को जला दो और आसपास के जितने भी कागज हैं वो उस कागज से जल जाते हैं? एक बार आप पानी में नमक डाल दो वो अपने आप ही घुल जाता है। तो ऐसे क्या कारण है कि ये अपने आप ये प्रक्रम होते हैं? तो एक धड़ा ये कहता है, अब साइंटिस्टों का दो धड़ा है। वो ये कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि स्वतः प्रक्रम होने का ये कारण है कि ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं। कि स्वतः प्रक्रम कैसे होते हैं? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी के लिए आपको पता है डेल एच नेगेटिव होगा और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होती है तो कंपाउंड को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। और इन्होंने अपने एग्जाम्पल में ये कहा, जैसे आपकी वाष्प है, ये पानी की वाष्प है, ये जो पानी की वाष्प जब पानी में बदलती है ना तो ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। पानी की वाष्प तो गर्म है, पानी ठंडा है, तो वाष्प क्या करेगी? अपनी एनर्जी रिलीज करेगी और वाष्प किस में बदलेगा? पानी में बदलेगा। तो इन्होंने एक धड़े ने कहा कि जो पानी की वाष्प है ना वो पानी में अपने आप इसीलिए बदल जाती है, जिसे आप कंडेंसेशन कहते हैं, जिसे आप संघनन कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पानी की वाष्प है वो अपने आप पानी में बदल जाती है, क्योंकि ये प्रक्रम कैसे होते हैं? ऊष्माक्षेपी होते हैं। तो साइंटिस्टों का एक धड़ा ये कहता है कि ये स्वतः प्रक्रम होने का कारण यह है कि ज़्यादातर स्वतः प्रक्रम इसीलिए होते हैं क्योंकि ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं और ऊष्माक्षेपी होते हैं तो कंपाउंड को उससे क्या मिलती है? उस रिएक्शन को या जो भी कंपाउंड है उसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। फिर दूसरा धड़ा कहता है, ये बताओ फिर पानी की वाष्प क्यों बनती है? पानी की जब वाष्प बनती है ना तो उस दौरान तो पानी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी तो पानी की वाष्प बनती है। तो ये प्रक्रम तो ऊष्माशोषी होता है। फिर ये प्रक्रम अपने आप क्यों हो रहा है? तो फिर साइंटिस्टों ने दूसरा कारण ये बताया कि स्वतः प्रक्रम होने का एक धड़ा तो ये कहता है कि स्वतः प्रक्रम इसीलिए होते हैं क्योंकि ये प्रोसेस ऊष्माक्षेपी होते हैं, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है ना वो ये चाहता है, ब्रह्मांड में हर चीज ये चाहती है कि मेरी अव्यवस्था बढ़े। ब्रह्मांड कभी व्यवस्था नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि मेरी अव्यवस्था बढ़े, जिसे यहां एक टर्म में कहा जाएगा एंट्रोपी। क्या कहा जाएगा? एंट्रोपी। ये कहता है कि पानी वाष्प में इसीलिए बदल रहा है क्योंकि पानी से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? वाष्प की होती है। और पानी जब वाष्प में बदलता है तो उस दौरान उसकी एंट्रोपी बदलती है और दुनिया का हर सिस्टम चाहता है कि मेरी एंट्रोपी बदले।
मेरी एंट्रोपी बढ़े, मेरी अव्यवस्था बढ़े। तो स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के दो रीजन माने गए। एक साइंटिस्टों का धड़ा यह कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसीलिए होते हैं क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं, ऊष्माक्षेपी होते हैं। और दूसरा धड़ा क्या कहता है कि स्वतः प्रक्रम इसीलिए होते हैं क्योंकि इस दौरान प्रक्रम की जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, बढ़ती है। और दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है, एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, अपनी अव्यवस्था को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अब यहीं से एक नई टर्म चालू हो गई, एंट्रोपी। क्या चालू हो गई, एंट्रोपी, जिसकी हम बात अभी करेंगे। तो लिखेंगे हेडिंग स्वतः प्रक्रम, लिखेंगे स्वतः प्रक्रम। वे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं, वे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं, वे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं या एक बार प्रारंभ कर देने पर, वापिस बोल रहा हूं, स्वतः प्रक्रम ऐसे प्रक्रम या वे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं या एक बार प्रारंभ कर देने पर, या एक बार प्रारंभ कर देने पर अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं, या एक बार प्रारंभ कर देने पर अपने आप होते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल नंबर 1 दहन, कंबशन। आपको अभी भी मैंने कहा ना, कागज का जलना स्वतः प्रक्रम है। हाँ, वो बात अलग है, जैसे 100 कागज रखे हुए हैं तो एक कागज को तो आपको एक बार जलाना ही पड़ेगा, बताया ना। ऐसा प्रक्रम जो या तो अपने आप होता है या एक बार आपने चालू कर दिया तो फिर वो अपने आप ही होता रहता है, वो प्रक्रम क्या कहलाता है, स्वतः प्रक्रम। जैसे कंबशन की बात करें, जैसे दहन की बात करें। नंबर 2 बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। जैसे मैंने कहा, बर्फ को आप रख दो, कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप पिघल जाती है। सर्दियों में होता ही नहीं होता, बर्फ जम जाती है, लेकिन अगले दिन अपने आप पिघल जाती है। तो वो अपने आप होने वाले प्रक्रम है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होते हैं, बर्फ का पिघलना। नंबर 3 जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जल का वाष्पन, जल का वाष्पीकरण। आपको पता है पानी की वाष्प अपने आप बनती रहती है, आपको थोड़ी कुछ करना। नंबर 4 नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना। आप एक बार पानी में नमक डाल दो, वो बात अलग है, आप चम्मच से तो इसलिए हिलाते हो जिससे जल्दी नमक घुल जाए, और अगर आप नहीं भी चम्मच नहीं भी डालोगे तो भी वो पानी में नमक अपने आप घुलेगा, यानी नमक का जल में घुलना। नंबर 5 पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना, पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना, पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना। ये सब स्वतः प्रक्रम के उदाहरण है। पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना, आई बात समझ में। जैसे झरना है, झरने का पानी अपने आप ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर अपने आप थोड़ी जाता है, ऊपर से नीचे तो अपने आप आता है, आपको कुछ नहीं करना होता, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन आप चाहते हो कि नीचे का पानी ऊपर चला जाए, छत पर चला जाए, तब आपको मोटर लगानी पड़ेगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो अपने आप नहीं होगी। देखिए कारण कि स्वतः प्रक्रम के कारण क्या है। कारण नंबर 1 अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं, यानी इसके दो रीजन है। कारण नंबर 1 अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ऐसा क्यों होता है भाई, ये अपने आप क्यों होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों होते हैं। तो एक धड़ा ये कहता है कि अधिकांश स्वतः प्रक्रम कैसे होते हैं, ऊष्माक्षेपी होते हैं। मोस्टली स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और एक्सोथर्मिक दुनिया का हर सिस्टम ये चाहता है मेरी एनर्जी रिलीज हो, जितनी एनर्जी रिलीज होगी कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो फर्स्ट रीजन अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होते हैं। डेल एच कैसा होता है, नेगेटिव। एग्जामिनर पूछ चुका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल एच का मान क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट स्वतः प्रक्रम के दौरान, स्वतः प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। स्वतः प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है, ब्रैकेट में निकाय की, सिस्टम की।
स्वतः प्रक्रम के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। सेकंड रीजन क्या है? एंट्रोपी का बढ़ना, जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। आई बात समझ में? तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि ये स्वतः प्रक्रम इसीलिए होते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ जब पानी में बदलती है, बर्फ मेल्ट होती है, तो उस दौरान ये थोड़ी है, बर्फ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। तो फिर वो वाली बात तो गलत हो गई कि बर्फ पानी में जब पिघलती है तो वो कोई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम थोड़ी है, वो तो ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो फिर साइंटिस्टों ने कहा बर्फ जब पानी में बदलती है ना, तो हमारे लिए स्टडी का पॉइंट बर्फ है, तो हमारे लिए सिस्टम बर्फ है। लेकिन बर्फ जब पानी में बदलती है तो उसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? लिक्विड की, और लिक्विड से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की। जब आप पानी की वाष्प बनती है, तो पानी की जब वाष्प बनती है तो सीधी सी बात है, पानी को गर्म करना पड़ता है। तो सवाल ही नहीं है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, वो तो ऊष्माशोषी है। लेकिन पानी जब वाष्प में बदलेगा तो हमारे लिए सिस्टम पानी है, पानी की एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अव्यवस्था क्या हो रही है? बढ़ रही है। और दुनिया का हर सिस्टम क्या चाहता है? कि मेरी अव्यवस्था बढ़े। आई बात समझ में? तो अगली हेडिंग जो आज हम चालू करेंगे वो चालू करेंगे एंट्रोपी। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है एंट्रोपी, जिसको आप सब एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी आपको यह बताती है कि इस सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, इस सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है। समझ में आई बात? जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, अब इलेक्शन होंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, तो वहाँ व्यवस्था रहेगी या अव्यवस्था? अव्यवस्था। बस वही एंट्रोपी है। एंट्रोपी आपको ये बता देती है कि इस सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है। तो पहला पॉइंट, निकाय की अव्यवस्था की माप है। रैंडमनेस ऑफ सिस्टम निकाय की अव्यवस्था की माप है। निकाय की अव्यवस्था की माप है। एंट्रोपी कुछ नहीं, रैंडमनेस है, अव्यवस्था है, वो हमें यह बताती है कि इस सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है। अव्यवस्था है, निकाय की अव्यवस्था की माप है। ठीक है। अब जो एंट्रोपी होती है वो कौन सा गुणधर्म है? अगर हम बात करें, मान लो क्लास में बच्चे कम है, तब तो व्यवस्थित है। मान लो ऐसी क्लास है जिसमें 700-800 बच्चे बैठे हैं, तो आपको होगी क्लास में अव्यवस्था है। तो इसका मतलब रैंडमनेस कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करती है, अव्यवस्था इस बात पे डिपेंड करती है क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं। और जो नंबर्स पे प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है, पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करती है, वो कौन सा गुणधर्म है? मात्रात्मक गुणधर्म है। तो सेकंड पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मात्रात्मक गुणधर्म है। मात्रात्मक गुणधर्म, ठीक है। आपको पहले ही बता दिया मैंने, सिर्फ दो चीजों को छोड़ दो, वर्क और हीट, वो पथ फलन है, वरना सारी चीज क्या है? अवस्था फलन है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। अगर अवस्था फलन होगा तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? फाइनल एंट्रोपी माइनस किस पर? इनिशियल। तो लिख लेंगे डेल एस बराबर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अगर मुझे ये लगे कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है इनिशियल से, मान लो कोई रिएक्शन दे रखी होगी, तो आपको लगेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की अव्यवस्था ज्यादा है रिएक्टेंट से। मान लो मैंने आपसे कहा ये बर्फ बदली पानी में, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। तो फाइनल एंट्रोपी का मान अगर इनिशियल एंट्रोपी से ज्यादा है, ये तो फाइनल है ना, पानी में बदल गया, ये इनिशियल है। अगर फाइनल एंट्रोपी का मान इनिशियल से ज्यादा होगा तो आपको दिख रहा है डेल एस पॉजिटिव है, और डेल एस अगर पॉजिटिव आएगा तो आप समझ जाओगे एंट्रोपी बढ़ रही है। डेल एस पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब एंट्रोपी कम हो रही है या बढ़ रही है? बढ़ रही है। है समझ में? अगर मैं कहूं इनिशियल एंट्रोपी ज्यादा है, फाइनल एंट्रोपी कम है, तो डेल एस की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, दिख रहा है आपको। ये ज्यादा हो ये कम हो तो डेल एस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और डेल एस नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी घट रही है।
ठीक है। अब लिखेंगे एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 भौतिक अवस्था, आपको पता है सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी लिक्विड में है और लिक्विड से ज्यादा एंट्रोपी गैस में है। सॉलिड में आपको पता है अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, लिक्विड के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और गैसेस के अंदर तो आपको पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है और वो रैंडमनेस इधर उधर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसीलिए सॉलिड से ज़्यादा अव्यवस्था लिक्विड में मिलती है और लिक्विड से ज़्यादा किस में मिलती है, गैस में। सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, होगा भी ऐसा, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, अब जब ये सभाएं चलेंगी पुलिस वाले डंडे खटकाएंगे, और जैसे ही डंडे खटकाएंगे तो तुम देखना भीड़ भाड़ ऐसी अव्यवस्था होगी जिसकी हद नहीं है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपको पता है गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वही रहेंगे या भागेंगे, इधर उधर भागेंगे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। आई बस, जैसे मान लो वो एक इक्वेशन दे दे, ऐसे देगा, मान लो किसी रिएक्शन में पहले आयरन का टेम्परेचर 300 केल्विन था, लेकिन बाद में फाइनली आयरन का टेम्परेचर 500 केल्विन हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ये हमारे लिए फाइनल एंट्रोपी है और ये हमारे लिए इनिशियल एंट्रोपी है। टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फाइनल एंट्रोपी बढ़ेगी, और फाइनल ये एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और फाइनल एंट्रोपी का मान अगर इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा हो तो अभी भी बताया था डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डेल एस की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। और वैसे भी आपको पता है यहाँ तो एंट्रोपी कम है, यहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है एंट्रोपी बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट दाब, प्रेशर। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा होता है बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, कम से मेरा बच्चा तो ऐसा ही भागता रहता है, और फिर जैसे ही उसकी मम्मी चिल्लाती है ना जट, तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। जैसे वो प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, प्रेशर लगाते हैं तो आप खुद ही सोचो, पहले गैस के मॉलिक्यूल भाग रहे हैं इधर उधर, अगर हमने जैसे ही प्रेशर लगाया तो जो अव्यवस्थित है वो एक जगह व्यवस्थित हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। इसीलिए अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एंट्रोपी का मान कम हो जाता है, यानी प्रेशर और एंट्रोपी एक दूसरे के इनवर्स चलती है। सपोज करो पहले नाइट्रोजन गैस का प्रेशर था 5 एटमॉस्फेयर, फिर फाइनली नाइट्रोजन गैस का प्रेशर हो गया 3 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो फाइनल एंट्रोपी इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा हो गई, और जब फाइनल एंट्रोपी का मान इनिशियल एंट्रोपी से ज़्यादा हो तो एंट्रोपी कम हो रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है। अरे बात समझ में आई। पहले प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर था, जोर से प्रेशर था, प्रेशर धीमा किया तो अणु इधर उधर भागने लगेंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी। वैसे भी बता दिया प्रेशर और एंट्रोपी एक दूसरे के इनवर्स है। अब आपने फाइनली क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया, और प्रेशर कम करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़ेगा। समझ में आया। 2 बार ये वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में वियोजन के केस में। वियोजन में, डिसोसिएशन में आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए, अव्यवस्था इस बात पे डिपेंड करेगी, अव्यवस्था वैसे भी मात्रात्मक गुणधर्म है, अगर बच्चे कम है
तो व्यवस्था रहती है, और बच्चे बहुत सारे हैं तो आप कहोगे सर क्लास में अव्यवस्था है। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन अणु है, ये H2 अणु है, पहले अणु की संख्या 1 है। अगर मैंने इस हाइड्रोजन का डिसोसिएशन कर दिया तो पहले तो 1 अणु है, अब परमाणुओं की संख्या 2। पहले 1 अणु था, अब परमाणुओं की संख्या 2। हमें पता है ये जो एंट्रोपी है ये मात्रात्मक गुणधर्म है। अगर परमाणुओं की संख्या बढ़ गई तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस H2 अणु को डिसोसिएट करता हूं, पहले तो 1 ही अणु था, जैसे ही मैंने इसको डिसोसिएट किया तो क्या हो गया, एक अणु से 2 परमाणु बन गए। पहले तो 1 ही अणु था, बंधे हुए थे आपस में, दोनों हाइड्रोजन परमाणु बंधे हुए थे, बहुत अच्छी पैकिंग थी, व्यवस्थित थे। लेकिन जैसे ही आपने डिसोसिएशन किया तो 1 अणु से 2 परमाणु बने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, पहले 1 ही पार्टिकल था, अब 2 पार्टिकल हो गए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी या लोगों की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी। तो इसीलिए अपन ये कहते हैं कि डिसोसिएशन के केस में, वियोजन के केस में एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोजन अणु का हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजन होता है तो एंट्रोपी कम होती है या एंट्रोपी बढ़ती है। तो आपको दिख रहा है पहले 1 अणु था, बाद में 2 परमाणु हो गए, परमाणुओं का नंबर बढ़ गया, पहले 1 ही मॉलिक्यूल था, 1 ही पार्टिकल था, अब 2 पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे, कणों की संख्या बढ़ेगी तो अव्यवस्था बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी वियोजन के केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। और जब एंट्रोपी बढ़ती है तो हम कहते हैं डेल एस पॉजिटिव होगा, और यहां डेल एच भी पॉजिटिव होगा। सर डेल एच क्या होता है, आपको पता है इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये 2 परमाणुओं में बदलेगा, और बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी जब किसी अणु को हम डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, एक पेन को 2 टुकड़े करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो इसका मतलब जब आप H2 अणु को 2 परमाणुओं में बदलते हो तो एंट्रोपी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ ये ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब लिखेंगे नोट नंबर 1। आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा, अंडे को जब हम उबालते हैं, ध्यान से सोचना, अंडे को जब उबालते हैं तो एंट्रोपी कम होती है या बढ़ती है? सोचो ध्यान से। अंडे को उबालते हैं, अंडा अंदर से कैसा होता है, लिक्विड, उबालने के बाद क्या हो जाता है, सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड हुआ, एंट्रोपी कम होनी चाहिए। अगर हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम अंडे को उबालते हैं तो अंडे के अंदर तो लिक्विड है, और उबालने पर आपने देखा होगा वो सॉलिड हो गया। अभी मैंने कहा था लिक्विड से जब सॉलिड की तरफ जाएंगे तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंडे को उबालने पर एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप सबको पता है जब तक आप अंडे को नहीं उबालते, अंडा प्रोटीन का सोर्स है, तो उसके अंदर एक एमिनो अम्लों का एक सीक्वेंस होता है फिक्स। लेकिन जैसे ही आप जब अंडे को उबालते हो तो क्या होता है, वो एमिनो अम्ल का जो सीक्वेंस होता है ना, वो टूट जाता है। आपने सुना भी होगा डीनेचुरेशन, सुना होगा प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। सुना होगा जब प्रोटीन्स को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है वो टूट जाता है, यानी वो व्यवस्थित से क्या हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। यही कारण है अंडे को उबालने पर एंट्रोपी कम नहीं होती बल्कि एंट्रोपी बढ़ती है। तो लिखेंगे नोट, अंडे को उबालने पर एंट्रोपी बढ़ती है, अंडे को उबालने पर एंट्रोपी बढ़ती है, अंडे को उबालने पर एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है।
बात समझ में आई? नोट नंबर 2, अगर आप रबड़ को खींचोगे ना, ये आपकी जलेबी, रबड़ ऐसा होता है, अगर आप रबड़ को खींचोगे तो ये जो रबड़ है ना वो इस तरह से हो जाता है खींचने पर। रबड़ होता है ना, रबड़ अगर पहले देखोगे तो ये रबड़ अव्यवस्थित है, जलेबी की तरह। खींचने पर जलेबी सीधी हो गई। आया समझ? जब आप रबड़ को खींचते हो ना तो वो रबड़ व्यवस्थित हो जाता है, यानी जो पहले कुंडलित नुमा थी, जो अव्यवस्था थी, वो कैसी हो जाती है? व्यवस्थित। बोलते नहीं कि जलेबी की तरह टेढ़ा मेढ़ा, कहते भी तो है अपन यार कि भाई ये जो छोरी है या छोरा है जलेबी की तरह है ना, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब अव्यवस्थित है। और जब आपने खींचा तो कैसी हो गई? व्यवस्थित। तो लिखे रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी कम होती है, रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी घटती है। स्ट्रेचिंग ऑन रबड़ एंट्रोपी डिक्रीज, रबड़ को खींचने पर एंट्रोपी कम होती है। तो अब तक क्या है, एग्जामिनर ने इस पर दो तरह से क्वेश्चन पूछा है। एक बार तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, अंडे को जब हम उबालते हैं तो एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ता है। वो बात अलग है, आरपीएससी ने उसका आंसर डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन सही रूप से देखा जाए तो अंडे को जब आप उबालते हो तो जब तक आपने अंडे को नहीं उबाला तब तक क्या होता है, एमिनो एसिड्स का एक सीक्वेंस होता है, बिल्कुल एक पूरी चीज़ सिमेट्रिकल होती है, सम्मिति होती है, उसमें एक व्यवस्था होती है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये एमिनो एसिड आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। लेकिन जैसे ही आपने अंडे को उबाला वो सारा की सारा सीक्वेंस टूट जाता है। तो व्यवस्था से क्या आ जाती है? अव्यवस्था, और अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। दूसरा, आरपीएससी ने आपसे अब तक क्वेश्चन इन पर पूछा है, इस पर दो बार क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार तो उसने कहा अगर हम हाइड्रोजन गैस को डिसोसिएट करते हैं और हाइड्रोजन जो अणु है वो हाइड्रोजन परमाणुओं में बदलता है तो डेल एस और डेल एच की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा, और जब अणुओं की संख्या बढ़ती है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो अव्यवस्था बढ़ती है। तो यहाँ पहले एक अणु था, अब यहाँ दो परमाणु हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? अव्यवस्था बढ़ेगी। सोचो क्लास में 5 ही बच्चे हैं तो व्यवस्था, और 500 हैं तो अव्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने उल्टा किया, क्लोरीन को Cl2 में कन्वर्ट किया। तो पहले तो दो परमाणु थे, अब एक अणु हो गया, अणुओं की संख्या कम हो गई, और अणुओं की संख्या कम हो गई तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। आए समझ? चौथा क्वेश्चन आपसे पुरानी एग्जाम्स में कई बार ये पूछ रखा है, अगर आपको लगे कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, और प्रेशर के केस में ये चीज़ क्या हो जाती है? उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया? उसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए। अब अपन और कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे आपको क्या करेगा, कोई इक्वेशन लिख देगा, H2 + Cl2 से बना 2Hc। अब लिखेंगे नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस में एंट्रोपी परिवर्तन। केमिकल रिएक्शन में एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसके अंदर एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आया इस इक्वेशन के अंदर, और बाकायदा देगा इसकी एंट्रोपी इतनी है, इस सिस्टम की एंट्रोपी इतनी है, इस सिस्टम की एंट्रोपी इतनी है। हमने कहा ना कि एंट्रोपी हमें यह बताती है कि सिस्टम में कितनी अव्यवस्था है। अगर आप H2 के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो हमारे लिए H2 निकाय है, Cl2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे लिए Cl2 सिस्टम है। तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब आपको एंट्रोपी चेंज देखना हो, वो पूछेगा इस रिएक्शन में बताओ एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो आप करोगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट की एंट्रोपी।
यानी ये देखोगे कि प्रोडक्ट की नेट एंट्रोपी कितनी है और उसमें से जो रिएक्टेंट है उनकी एंट्रोपी को क्या कर दोगे, घटा दोगे। सपोज करो वो ये कहता है इस HCl की एंट्रोपी 60 है, इस H2 की एंट्रोपी 20 है और इस Cl2 की एंट्रोपी 30 है। अब वो कहता है कि बताओ एंट्रोपी में कितना परिवर्तन आया। तो आपको पता है एक HCl की एंट्रोपी 60, दूसरे HCl की एंट्रोपी भी 60, 60 और 60 120। समझ में आया? समेशन का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उन सबकी एंट्रोपी को जोड़ो। हमारे पास 2 HCl है, यानी एक HCl और एक HCl, इसकी भी 60 और इसकी भी 60, तो ये हो गई 120। उसमें से माइनस कर दो जितनी नहीं रिएक्टेंट की टोटल एंट्रोपी है। रिएक्टेंट की कितनी है? 30 और 20 50, तो 120 में से 50 माइनस चला जाएगा तो 70 आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? तो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी में चेंज ऐसे निकालते हैं। कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। अगर कल तो खैर छुट्टी चाह रहे हो ना आप, छुट्टी करें? परसों खत्म कर देंगे इसको और उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनिक चालू करूंगा। हाँ 20-25 दिन की ऑर्गेनिक है, ज़्यादा नहीं है। नहीं, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा, मेरी तरफ से बैच बंद नहीं होगा। हाँ चलता ही रहेगा। चला आगे। अगला है सेकंड चीज, फेज चेंज। अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन। हाँ मतलब एक राउंड, पहला राउंड नवंबर तक पूरा हो जाएगा, ये मान लेना। अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन। सेकंड चीज क्या मतलब है समझना। मान लो मेरे पास बर्फ है और आपको पता है बर्फ जब पानी में बदलती है ना, उस दौरान टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। आपकी बर्फ पानी में बदल रही है, आपको पता है बर्फ तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, अवस्था परिवर्तित हो रही है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है और सॉलिड की एंट्रोपी कम है, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा, सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी और लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इसे कहेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में चेंज। अब मुझे बताओ, जब बर्फ पानी में बदलती है तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। क्या इस दौरान बर्फ सिस्टम है, क्या ये सराउंडिंग से कोई एनर्जी नहीं लेता क्या? इस दौरान जब बर्फ पानी में पिघलती है तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मान लो मैं यहाँ बर्फ पटक दूँ, बर्फ पानी में बदल रही है तो टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब हमारे लिए स्टडी पॉइंट बर्फ है, तो बताओ क्या बर्फ उस दौरान सराउंडिंग से एनर्जी नहीं लेती? क्या लेती है? जिसे आपने सुना होगा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा लेती तो है उस दौरान। ऐसा नहीं है कि बर्फ एनर्जी नहीं लेती, बर्फ सिस्टम है, वो सराउंडिंग से एनर्जी तो लेता है, जिसे आप बोलते हो बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो वो जो बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा है वो क्या काम आती है? वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आती, बल्कि बर्फ के अंदर जो ठोस के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में काम आ जाती है। भाई ठोस में तो अणु पास पास है, लिक्विड में अणु कैसे हैं? दूर दूर। तो ऐसा नहीं है ये बर्फ एनर्जी काम में नहीं लेगी, एनर्जी तो लेती है, लेकिन ये एनर्जी क्या करती है? जो ठोस के जो अवयवी कण हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में काम आ जाती है। आई बस में। अब जितने भी अवस्था परिवर्तन होते हैं ये समदाबी होते हैं। क्या होता है? समदाबी। अवस्था परिवर्तन पहले समदाबी होते हैं और साथ ही साथ समतापी भी होते हैं।
क्योंकि आपको पता है बर्फ जब पानी में बदलती है, बर्फ जब पानी में बदलती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब समतापी भी है। और दाब आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, ये सारा प्रोसेस किस पर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। तो समदाबी भी होती है और समतापी भी होती है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन हमेशा क्या होता है, समतापी। तो मैं कहूंगा अवस्था परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी में क्या चेंज आया, तो क्या डेफिनेशन बनी, अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो और नियत ताप का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो एंट्रोपी में चेंज कितना आया, अभी अभी आपने कहा ये बर्फ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान नियत ताप पर निकाय के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो और नियत ताप का जो अनुपात होता है वो, वही चीज क्या कहलाती है, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। मान लो आपका H2O लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड किस में बदलता है, वेपर में, वाष्प में, जिसे आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं कि 100 डिग्री से जैसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो उसके बाद ताप नहीं चेंज होता, बस वो पानी वाष्प में बदलता रहता है। लेकिन शर्त यही होती है कि आपको लगातार उस पानी को हीट देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है आप हीट देना बंद नहीं कर सकते। जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, अब ये पानी पूरा की पानी वाष्प में बदलेगा, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहो, उस दौरान पानी वाष्प में बदलेगा। अब वो वाष्प में जब बदलता है तो ऐसा थोड़ी है कि आप हीट नहीं देते, हीट तो देते हो, लेकिन वो हीट उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, बल्कि जो लिक्विड के अणु हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में काम आ जाती है, जिसे आपने सुना होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इस दौरान भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान लिक्विड के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब की जा रही है और कितने टेम्परेचर पर की जा रही है, 100 डिग्री। तो इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाएगा। आया समझ में? तो इसको लिखेंगे पहले, इस डेफिनेशन को, फिर मैं डेफिनेशन बता रहा हूं क्या होता है एंट्रोपी परिवर्तन। लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेल एस बराबर क्यू बाई टी। लिखेंगे अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय के द्वारा, निकाय के द्वारा, अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय के द्वारा अवशोषित व अवशोषित या अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा व नियत ताप का अनुपात, वह नियत ताप का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, अवस्था परिवर्तन के दौरान निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा व नियत ताप का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया? डेल एस क्या होगा, क्यू बाई टी। क्यू क्या है, जो ये सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इस दौरान, और टी हमेशा केल्विन में होता है, इसीलिए घबराना मत। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन है और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, 300 केल्विन होगा। यहां ये जो हम पदार्थ लेंगे, ये जो हम पदार्थ लेंगे ये मोल में लेंगे। हम ये देखेंगे इस एक मोल पदार्थ के द्वारा कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की जा रही है। अब देखो हमारे पास है डेल एस बराबर क्यू बाई टी। अब आप ये कह रहे हो कि ये जो प्रक्रम है ये समदाबी प्रक्रम है, और समदाबी प्रक्रम के दौरान निकाय के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो डेल एच के बराबर होती है। अरे हाँ या ना, कल लिखाया था ना एंथैल्पी परिवर्तन। क्यू किसके बराबर होगा, डेल एच के बराबर, क्योंकि ये प्रक्रम समदाबी प्रक्रम है, और समदाबी प्रक्रम के दौरान सिस्टम जो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है वो किसके बराबर होती है, डेल एच के।
तो इसीलिए Q बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एच अपॉन टी। ये डेल एच क्या है, सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, तो ये मुझे दे रखी होगी जूल पर मोल में, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। यानी ये मुझे दे रखा होगा जूल पर मोल में कि 1 मोल पदार्थ के द्वारा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो जूल पर मोल, और टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में। तो यूनिट क्या हो गई, एंट्रोपी की, एंट्रोपी परिवर्तन की, एंट्रोपी की यूनिट क्या हो गई, जूल मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1। उम्मीद करता हूँ सबके आज का समझ में आया होगा। लास्ट क्लास परसों रहेगी इसकी, सो ये खत्म हो जाएगा, फिर पहले और निकलेंगे, है ना। और ये तो आप टेंशन मत करा करो कोर्स वोर्स की। तो अभी एक बात बताओ, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, ये नहीं पढ़ाता तो भी तुम्हें पता नहीं था, है ना। अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊँ तो तुम्हें पता चलेगा क्या फिर। इसीलिए जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमें पढ़ाने दो, आराम से मस्ती से पढ़ो और अच्छे से याद करो रोज। हाँ कल भी करना है, कल मैं फर्स्ट पीरियड का फिर वो टॉपिक भी कराता हूँ।